अनुकंप चित्तं हृदयारविन्दं सदा प्रमत्तं श्रीसङ्घनाथम् नेमासुजातं गुरो त्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जीवन को अनेक अनेक शब्दों से उपमाओं से नवाजा गया है और मुझे लगता है कि वे उपमाएं, वे शब्द, वे संबोधन जीवन के लिए कम पड़ जाते हैं जब व्यक्ति प्रायोगिक जीवन जीता है। हर व्यक्ति के अनुभव, हर व्यक्ति की जो कहना चाहिए कि जीवन के बारे में दृष्टि है, नजरिया है, वो सबका अलग अलग है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि लाइफ इज और कुछ जगह खाली दे दी जाए और बोले कि इस खाली जगह को भरना है, तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी अलग अलग शब्द उसमें लिखेंगे। और न सिर्फ यहाँ बैठे लोग बल्कि दुनिया के सारे लोग भी शायद अलग अलग अपनी बात लिखेंगे। जीवन क्या है, सबका अपना अपना नजरिया है। और पूछ लो खुशी क्या है, तो वे कुछ अपना अनुभव उसके लिए लिखेंगे। आपको तकलीफ क्या है, तो वे अपना अनुभव लिखेंगे। तो हर व्यक्ति का जीवन के साथ जुड़ा हुआ अपना स्वाद है, लेकिन उस स्वाद में कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन है। क्या है? कुछ कॉमन है, यानी कि जीवन के स्वाद के बीच व्यक्ति कई बार समस्याओं का, तकलीफों का, आपदाओं का भी स्वाद चख लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि उन समस्याओं के पीछे वह अपने आप को बहुत निराश, हताश या दुखी भी बना लेता है। और शायद उसी दुख से मुक्त होने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं। कई लोगों की अप्रोच करते हैं, कोई गुरु की अप्रोच करता है, कोई साधु साध्वियों के पास जाता है, कोई धर्म आराधना करता है, कोई माला जप करता है। और कई लोग तो किसके पास जाते हैं? कोई लाइफ कोच के पास जाता है, कोई योगा ट्रेनर के पास जाता है, कोई मोटिवेटर के पास जाता है। हर जगह आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अपने जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। और आज के हमारे प्रवचन का विषय भी कुछ ऐसा है कि जीवन की या हर व्यक्ति की शायद हर समस्या का समाधान इसमें जुड़ा हुआ है। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, मेरा विश्वास है कि हर समस्या का समाधान इस सूत्र से हमें प्राप्त हो सकता है। और वह सूत्र है, कौन सा है? एक्स। और जैसे ये एक्स हमारे सामने आता है ना, कई लोग बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि इस एक्स का यूज आप कहां कहां करते हो? क्रॉस करने के लिए नहीं, आप एक्स का यूज करते हो कई बार किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। अब सीधा नाम लेने की तो ताकत नहीं कि फलानचंद भाई साहब ने ऐसा कहा, फलानचंद जी भाभी जी ने ऐसा कहा, नहीं, एक्स ने कहा। क्या? और क्या कर देते हो? और कई बार तो वो आदमी भी पास में खड़ा होता है, वो व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप उसका नाम लेने से कतराते हो, लेकिन इशारा करना है तो आप क्या यूज कर लेते हो? एक्स ने कहा है। और कई लोग क्या करते हैं, कोई चीज को छुपाने के लिए भी क्या कर लेते हैं? एक्स का यूज कर लेते हैं। कुछ बहाना बनाने के लिए भी एक्स का यूज कर देते हैं। और जिसके बारे में जानते नहीं, किसी नई एक कहना चाहिए एग्जिस्टेंस को, किसी नए अस्तित्व को खड़ा करना है, तो उसके लिए भी क्या कर देते हैं? लोग बोलते थे एक्स। और आजकल तो एक्स बहुत यूज होने लग गया, और ज्यादा, जब से ट्विटर का नाम एक्स में आया है। एलन मस्क ने ट्विटर को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तब से भी कुछ प्रचलन में आया। हालांकि ये सारे एक्स अपने आप में बहुत अलग अलग है, लेकिन एक गणित का भी एक्स होता है। क्या?
मैथमेटिक्स में भी एक एक्स हमको टीचर पढ़ाया करते थे, और जब कभी कोई सोल्यूशन न मिले तो क्या बोलता था? हाँ, माना कि रोहन के पास क्या है? एक्स नंबर ऑफ आइटम्स। माना कि रोहन की एज एक्स, माना कि रोहन के फादर की इनकम एक्स, और वो एक्स इतना मैजिकल होता था कि वो क्या कर देता था। और ये गणित वाले बड़े होशियार होते हैं, गणित वाले से पंगा मत लेना। एक बार क्या हुआ, एक मैथमेटिक्स टीचर, ऐसे टीचर सारे लोग इकट्ठे होके होटल में खाना खाने गए। खाना खाने के लिए बैठे टेबल पे, और वेटर आया, उसको ऑर्डर किया तो उन्होंने ऑर्डर किया था जो भी, रोटी, तंदूरी, दाल फ्राई वगैरह जो भी ऑर्डर किया, तो दाल फ्राई आई नहीं, तंदूरी आ गई, और मास्टर साहब खाने लग गए। किसी ने बोला, अरे भाई वेट तो करो। क्या? किसका? अरे दाल तो आने दो। तो बोले नहीं एक्स हमने मान लिया है। क्या? हमने दाल मान ली है, तो हम गणित वाले हैं। तो ये गणित वाले कुछ भी मान लेते, लेकिन इस मानने में भी बड़ा जादू है, इस मानने में भी बहुत बड़े समाधान छुपे हुए हैं। और जैसे ही किसी की वैल्यू एक्स पुट की और दूसरी चीजों को देखा, सुना, समझा, तो हम समाधान तक पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति जिन चीजों को पढ़ता है उन सूत्रों को अपने जीवन में लागू नहीं करता, और अगर इस एक्स के सूत्र को जीवन में लागू करें तो अनेक समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। आप भी कई बार उलझ जाते होंगे, कई बार अपने आप में लगता होगा कि बस एक एंड आ गया है, एक अंत आ गया है, इसके बाद शायद कुछ संभावना नहीं है। जहां जहां हम असंभव किसी स्थिति को देखते हैं, किसी अचिंत्य स्थिति को देखते हैं, और अपने आप को क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक या पॉज पे लाके छोड़ देते हैं कि बस अब कुछ होने वाला नहीं। और मुझे लगता है वहां एक आशा की किरण अगर कोई काम करती है, वहां से समाधान का अगर कोई मार्ग निकलता है, तो वह कहां से निकलता है? और आप जीवन में अप्लाई करके देखना, लागू करके देखना, कि माना कि ऐसा नहीं तो वैसा, यह नहीं तो वो, एक नहीं तो दो, कुछ न कुछ एक अलग अंदाज से, कुछ न कुछ एक अलग रूप में अगर हम सोचें तो उस समस्या का समाधान आपके सामने स्पष्ट हो सकता है। और आज कई बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स में बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए इंटेलिजेंस का यूज करने वाले लोग, अच्छे सजेशंस या अच्छी सोच रखने वाले लोगों को बताया जाता है कि भाई आप इस समस्या का समाधान निकालिए, तो वो कुछ न कुछ एक एक्स पुट अप कर देते हैं। आज ही हम आ रहे थे रास्ते से, कोई एक बड़ा ज्वेलरी शोरूम देखा, और उसके पास जो पार्किंग देखी, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ वो रोटेशन में उसने पार्किंग बना रखी है कि जहां आप 2 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, वहां वो 21 गाड़ियां खड़ी कर सकता है। क्या? ऐसा सिस्टम चेंज कर दिया। माना कुछ एक अलग कल्पना से परे, या ऐसा कहना चाहिए कि खुले आकाश में जो व्यक्ति अपने पंखों को फैलाना जानता है, वह समस्या का समाधान भी निकालना जानता है। और जो सोच ले कि समस्या का समाधान नहीं, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं, तो मुझे लगता है कि उसके पंख भी क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और आज के इंसान में यह बात कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है कि संभावनाएं होते हुए भी वह क्या मान बैठा है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। आप भी देखना लाइफ में कई बार क्या बोलते हो, इसका तो कोई समाधान ही नहीं है, पापा इनको तो समझा ही नहीं सकते, माँ ये तो बदल ही नहीं सकती, बेटी इसको तो अक्ल कभी आएगी नहीं, बेटा ये कभी सुधरेगा ही नहीं। क्या हम मान लेते? बस एक अंत, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, और बस उसके आगे तो अरे और तो और लोग दरमियान में भी ऐसा ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, अपनी गाड़ी तो यही, वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपना तो बस इतना ही है, ये एक लास्ट एंड पॉइंट है, इससे आगे तो कोई संभावना नहीं। मैं ये कर लूंगा, मेरे से साधना हो जाएगी, मैं ध्यान कर लूंगा, संभव नहीं, मेरा तो मन टिकता ही नहीं। हर एक जगह हम एक फुल स्टॉप लगा के बैठे हुए, और इसीलिए
या तो हमारा जीवन रुका हुआ है, या फिर ऐसा कह दें कि हम अंतिम सांस का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी अंतिम सांस निकलेगी और कब घर परिवार के लोग, कोई हंसते हुए, कोई छाती कुटा करते हुए, कोई रोते हुए हमको शमशान घाट पहुंचा के तुली लगा के आ जाएगा और बस काम खत्म हो जाएगा। वास्तविकता में अगर व्यक्ति समाधान की तरफ आगे नहीं बढ़ता तो मान के चलना कि बस वह अपनी अंतिम श्वास का इंतजार कर रहा है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं सभी के प्रति यही भावना करता हूं कि वे कम से कम इस ग्रुप से या इस समूह से निकले, इस सोच से निकले कि हमें फुल स्टॉप पे अटकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ न कुछ एक हमें समाधान की दिशा में एक जो आशा की किरण हमें मिलती है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक्स क्या है? कई बार बहुत अच्छे समाधान इस एक्स ने निकाले हैं। एक बार की बात, एक बड़ा अमीर आदमी था और उस अमीर आदमी के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? और बहुत सारी धन संपत्ति उस आदमी के पास थी और खुद धन संपत्ति, बड़ा धंधा था, बड़ा व्यापार था। और मुझे लगता है कि ये जिनके बड़े धंधे व्यापार होते हैं ना, वो उतने ही बड़े लालची होते हैं और उनके पीछे झगड़े भी उतने बड़े होते हैं। क्या झगड़े उतने बड़े होते हैं? कई माँ बाप या कई व्यापारी सोचते हैं कि अपने पीढ़ियों की सुविधा की व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि वे लोग अपनी पीढ़ियों की दुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं कि आप पर्याप्त एक जन्म तक तो आराम से झगड़ सकते हो, इतना धन, और इतने धन के साथ दांव पेंच आपके बाप या मां छोड़ के चले जाते हैं और जिंदगी भर क्या करते रहते? झगड़ते रहते। वो कहेगा गहना ऐसा है, वो कहेगा जायदाद ऐसी, वो कहेगा दुकान ऐसी, वो कहेगा प्रॉफिट ऐसा, वो कहेगा गुडविल है, न जाने कितने। और बच्चे खुचे अगर हो तो झगड़े के पॉइंट वकील आपको निकाल के पकड़ा देता है कि इस पॉइंट पे झगड़, आप झगड़ते रहते हो। क्यों? वकील को तो पैसा बनाना है। तो लोग झगड़ते हैं। तो वह अमीर आदमी था और उसने अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति छोड़ी और संपत्ति में भी चल अचल बहुत सारी संपत्ति थी, दुकान, मकान, खेत खलियान, सोना चांदी, और अपने प्रतिक्रमण में भी बहुत सुंदर इसके बारे में प्राप्त होता है कि बहुत सारी तरह का धन होता है, द्विपद, चतुष्पद, हिरण्य, सुवर्ण, मणि, माणिक्य, न जाने क्या क्या उस आदमी ने पीछे छोड़ा। और जैसे ही बाप मरा ना, और कहते हैं कई लोगों को बाप मरने के बाद ये नहीं होता कि अर्थी को ये अंत्येष्टि अंत क्रिया कर दे। कई लोगों को तो पहले होता है कि मुझे मिलेगा क्या, अंदर ही अंदर तो वो सोचता है। कौन सोच रहा है? बेटा। या अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मैं कैसे दबा सकता हूं। या इधर तो पास पड़ोस के लोग क्या करते हैं कि उस बॉडी की देख रेख करते हैं, वो अंदर माल की देख रेख करता है कि इधर छुपा लू, उधर दबा लू, उधर गिरा दूं तो ठीक है, ये तो मेरे हाथ आ जाएगा। लोग होते हैं। तो अब आदमी तो चल बसा और पीछे जितनी संपत्ति थी और उस संपत्ति का लगभग बराबर बंटवारा हो गया 3 भाइयों में। और वहां लोग बड़ा निकाल लेते हैं क्योंकि 33.33 भी करे तो कुछ तो बाकी रह जाता है। क्या 100% है, और अगर उसका 33.33% करे तो भी कितना होता है? 99.99% तो हो गया, 0.01% तो अभी भी बाकी है और उस पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ समाधान उन्होंने निकाले, सारी संपत्ति का बंटवारा उन्होंने अच्छे से कर लिया, लेकिन पीछे घोड़े बचे। उस सेठ के पास घोड़े थे और वो घोड़े संख्या में 17 थे। हाउ मेनी नंबर्स? 17। अब 17 घोड़े, और उस बाप ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जितने घोड़े हैं उसमें से आधे घोड़े तो मेरे बड़े बेटे को देना है, और फिर जितने बचे उसमें से 2/3 यानी 2/3 मेरे छोटे मतलब बीच वाले बेटे को देना है, और फिर जितने पीछे बचे उसमें से 2/3 किसको देना है? तीसरे बेटे को देना है। अब पेंच अटक गया, समस्या आ गई। 17 के आधे करो कितने होते हैं? 8.5। तो किसी एक घोड़े को क्या करना पड़ेगा? मुश्किल हो जाएगी। और बाप इतना मूर्ख भी नहीं था और बच्चे भी इतने मूर्ख नहीं थे, धन के पीछे इतने पागल नहीं थे कि भाई उसको कटवा दे या उसको मरवा दे। तो सोचने लगे। 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, लेकिन कोई समाधान आया? आप निकाल सकते हो समाधान? हाँ, कहानी किसी ने सुनी है तो समाधान फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना कहानी सुने इसका समाधान निकालना तो बहुत मुश्किल है। दांव पेच अटक गया।
अब वैल्यू पुटअप करना है। माना कि घोड़ाओं की संख्या x और x की वैल्यू कुछ और निकालनी होगी, या फिर समस्या का समाधान कुछ x। तो क्या हुआ कि उस 3 भाइयों की जोड़ी ने कहना चाहिए कि अपने पिता के खास दोस्त, जो एक समय में दुकान में मुनीम का काम किया करता था, उसका संपर्क किया और जाकर के बोले कि पिताजी ने हमारी वसीयत में ऐसा लिखा है, अपनी वसीयत जो दी हमारे नाम, उसमें ऐसा लिखा है कि 17 घोड़े हैं, क्या करना है, 1 है, हाफ किसको देना है, नंबर 1 को, फिर 2/3 किसको देना है, सेकंड को, फिर 2/3 किसको देना है। वो आदमी बोले इट्स सो सिंपल। जो पिता का दोस्त था, मुनीम रहा हुआ, वो बोले ये तो बहुत आसान है। कल एक काम करना, कल आपके घर के बाहर जो मैदान है वहां आप सब घोड़ों को खड़े रखना, तैयार रहना, मैं इतने बजे आ जाऊंगा। टाइम फिक्स हो गया, जगह फिक्स हो गई, वह आदमी भी पहुंच गया और वो जो आदमी आया ना वो घोड़े पे आया और उसने अपना घोड़ा उन सभी खड़े घोड़ों के साथ लगा दिया। वो बोले नहीं नहीं, इन घोड़ों को अलग रखो। नहीं, ये घोड़ा अलग नहीं, ये साथ में खड़ा है, प्रॉब्लम क्या आपको, मेरा जब जरूरत होगी तब मैं मेरा घोड़ा ले जाऊंगा। बोले ठीक है ठीक है। तो अब घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। बोले देखो अब तुम्हारे बाप ने क्या बोला था कि आधे, बोले तो ठीक है 9 किसको दे दिए, पहले बेटे को दे दिए। बोले अब कितने बचे, 9 बचे, तो अब 2/3 कर लो, कितना होगा, 6 हो जाएंगे। 6 दो नंबर बेटा तुम रख लो। अभी कितने बचे, 3। अच्छा 3 का 2/3 कर लो, 2 के 2 तेरे छोटे वालों को दे दिए। बोले ये घोड़ा तो तुम्हारा है ही नहीं, इसके बंटवारे की तुम क्यों सोच रहे हो, ये तो मेरा है, मैं जाने के लिए वापस काम में लूंगा, मेरा है, मैं ले जाऊंगा। और जैसे ही उनका सब समाधान हो गया, बड़ी चैन की सांस ली उन्होंने। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गिला शकवा नहीं, बस क्या हो गया, समाधान हो गया। और ये जो मैं समझता हूं कि यहाँ जो x की वैल्यू थी 17 + 1 थी, वो +1 कहां से लाना, कैसे करना, शायद उन बच्चों ने समझा नहीं, लेकिन उस मुनीम ने बहुत ढंग से समझा, और न सिर्फ समझा बल्कि समस्या का क्या निकाल दिया, समाधान भी निकाल दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजों में हम उलझ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, लेकिन वो एक चीज जो हम बाहर से कहीं से एक 0 एक x पुटअप कर देते हैं, तो वो कितना एक बड़ा समाधान और कितनी बड़ी समस्या से हमें उबारने वाला, बचाने वाला बन जाता है। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान रखना कि जब कभी आप उलझ जाएं, अटक जाएं, तो क्या कर देना, एक समाधान खोजने की कोशिश करना। हर क्षण ध्यान रखना कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, और अगर समाधान नहीं तो समझ लेना वो समस्या क्या, समस्या ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने दूसरे लड़के को गाली दे दी। क्या गाली दी, कि तेरी माँ तो बांझ है। बांझ बोले तो जिसके बच्चा हो नहीं सकता। किसको गाली दे रहा है, लड़के को गाली दे रहा है, तेरी माँ बांझ है। बोल तो गुस्सा हो गया तो थोड़ी लड़ाई की, फिर घर आया, बोले माँ को बोला कि माँ मुझे दोस्त, मेरे आस पड़ोस के लोग, बच्चे ऐसी ऐसी गालियां देते। माँ ने बोला क्या गाली दी, बोले तेरी माँ बांझ है। बोले कि भले बोलने दो, तू किसका बेटा है, मेरा बेटा है। मैंने किसको जन्म दिया, तुझे जन्म दिया। जब मैंने जन्म दिया है तो फिर बांझ कहां से, कैसे, मैं तो सगर्भा हूं, मैंने गर्भ धारण किया और मैंने तुझे जन्म भी दिया है, तो तुम क्यों खामखा उसमें उलझ जाते हो। आप ध्यान रखना कि माँ है तो बांझ हो नहीं सकती, और बांझ है तो माँ नहीं हो सकती। तो ठीक वैसे ही समाधान है, समस्या है तो समाधान होगा, और समाधान नहीं है तो समझ लेना कि वो क्या है, वो समस्या नहीं, वो शायद नियति हो सकती है लेकिन समस्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, समस्या नहीं हो सकती। तो हम अपने जीवन में कुछ समाधान की सोच के साथ आगे बढ़े तो हर एक परिस्थिति का हम निजात पा सकते हैं, हर एक स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। और अब ये सूत्र हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। कहते हैं महाराज कहानियां तो बहुत अच्छी लगती,
हंसी भी देती है, खुशी भी देती है, शिक्षा भी देती है, पर वे कहानियां जीवन में कहां काम आती? होता है कि नहीं होता? और बात में सत्य भी है। कुछ दंत कथाएं होती है, कुछ जातक कथाएं होती है, कुछ लोक कथाएं होती है, फेरी टेल्स, फॉक टेल्स, न जाने क्या क्या होता है। कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है, वास्तविक जीवन में क्या इसे लागू किया जा सकता है? वास्तविक जीवन में तो उस मास्टर जी की तरह नहीं कि हाँ हमने दाल एक्स मान लिए बस खाए जा रहे, होगा क्या? कितने खाओगे? आइंबिल तो है नहीं, आइंबिल है जो बिना दाल सब्जी की रोटी खा लोगे एक्स मान के, तो क्या करोगे? इस फॉर्मूले को हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और न सिर्फ समाधान बल्कि दोनों घर बधावना। क्या ये दोनों घर बधावना क्या होता है? कई बार क्या होता है, आदमी समाधान निकालता है जो एक को प्रसन्नता देता है। किसको प्रसन्नता देता है? एक को। और हमेशा ध्यान रखना, पक्ष दो होंगे, एक को खुशी मिल गई, एक को दुख मिल गया, लेकिन दोनों घर बधावना, यानी आपको भी खुशी मिले और सामने वाले को भी क्या मिल जाए? खुशी मिल जाए, तो वह अपने आप में क्या है? सही समाधान है। और जिसको आज के समय में शायद बिजनेस की लैंग्वेज में विन विन पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विन विन, यानी मैं भी जीत जाऊं, तुम भी जीत जाओ, मुझे भी खुशी मिले, तुम्हें भी खुशी मिले, उसे हम क्या कहेंगे? दोनों घर बधावना। और हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ पड़ती है और अमूमन हमारे मुख से निकल पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या निकलता है? क्या निकलता है? अरे मैंने बोला उसको ही रिपीट करना, नहीं चीज नहीं बोलना। हाँ क्या? वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जगह, वो घटना, वो घर, वो व्यवहार, वो आदमी, वो चीज, वो वस्तु, वो तोहफा, वो गिफ्ट, न जाने क्या क्या चीज होती है। हम क्या बोलते? हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वह हमारी सोच के ठीक अनुरूप नहीं उतरता, या फिर हम कुछ आदर्श की सोचने लग जाते हैं कि आइडियली तो वैसा होना चाहिए। आज के समय में बोल दे कि एक बच्चा अगर 12th स्टैंडर्ड में अच्छी पोजीशन, अच्छी परफॉर्म करके अच्छा स्कोर लेके आए, तो एक बाप को अपने उस बेटे को क्या गिफ्ट करना चाहिए? वो तो बोल देगा आइडियली तो आईफोन 16 प्रो मैक्स आ गया क्या? आ गया क्या मार्केट में, है ना? कि हाँ, और आइडियली तो वो है, अरे बाप की पॉकेट में अगर 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए होंगे तब तो वो फोन ला के देगा। आइडियली तो तुम्हारे सपने बहुत ऊंचे। तो हम कई बार एक परफेक्शन पॉइंट पे अटक जाते हैं और वो चीज होती नहीं, फिर क्या करें? और ये ऐसे अनुभव हमारे लिए एक अनजानी, शायद न चाही हुई, अनचाही एक समस्या खड़ी कर देता है, और हम फिर वही अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। एक पति भी सोचता है कि पत्नी के द्वारा ऐसा व्यवहार मिले, पत्नी सोचती है कि पति से ऐसा मिले, सासू सोचती है बहू से ऐसा मिले, बहू सोचती है सासू से ऐसा मिले। बस हर आदमी अपने उस, हाँ बस एक वो परफेक्शन, एक सर्टेन, एक ठीक, एक सोची समझी एक बस स्थिति उसे मिल जाए, और अगर मिले तो ठीक, ना मिले तो मुझे पसंद नहीं आया। क्या नहीं आया? मुझे पसंद नहीं आया। आप प्रवचन भी सुन रहे हो, कई लोग प्रवचन में भी आ जाते हैं, जैसा सोच के आए, जितना सोच के आए वैसा मिला तो ठीक, उससे थोड़ा कम मिला तो भले अच्छा बताया होगा, अच्छे से अच्छा भी बताया होगा, लेकिन जो सोचा था वो, फिर क्या बोलेंगे? हाँ था तो अच्छा, लेकिन मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? अरे भाई ये तेरे को मजा कब आएगा? अच्छा तो था, पसंद नहीं आया। अरे पसंद तो आया लेकिन पूरा नहीं था। कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे? बस एक अटक जाएंगे। और यही बस हमारा क्या होता है? जजमेंट होता है। क्या होता है? जजमेंट होता है। और आप समझ लेना कि हमारे जजमेंट, अधिकतम जजमेंट गलत होते हैं। क्या होते हैं? गलत होते हैं। एक बार का प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार एक आदमी, जैसे कुछ रुपयों पैसों की जरूरत थी, और उसने कुछ लोगों के सामने अपना हाथ फैला कि भाई साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बहुत क्या है आवश्यकता है,
अत्यावश्यक, मुझे एकदम ऐसी स्थिति आ पड़ी कि जेब में पैसा नहीं है, आप मुझे पैसा दीजिए। और हुआ यूं कि एक आदमी ने उसको 20 रुपए दिए। कितने दिए? 20 रुपए। और फिर दूसरे आदमी के पास गया, उस दूसरे आदमी ने उसको 200 रुपए दिए, 200 रुपीज। अब आप मुझे बताओ, अच्छा किसने किया? अच्छा किसने किया? 200 रुपए। हाँ देखो, अब ज्यादा ज्ञान मत लगाना हो, अपना सामान्य ज्ञान लगाना। क्यों? जनरल नॉलेज अच्छा लगता है ना आपको, स्पेशल नॉलेज मत लगाना, जनरली लगाना। हाँ, कितना क्या अच्छा लगा? 200 रुपए। अब आपको पता हो, नॉर्मल आदमी भी यही सोचेगा। आप प्रवचन में आए हैं, थोड़ा ज्ञान भी मिलने लग गया, पिछले जब से साधु साथियों के संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, और थोड़े आ रहे हैं तो थोड़ा मिल रहा है। लेकिन तो भी वो कहते हैं ना कि नेटवर्क में होते हैं, वैसा नेटवर्क पकड़ता है। घर बैठे तो यही बोलोगे जिसने 200 दी उसने अच्छा किया, लेकिन यहाँ बोल रहे हो तो क्या नहीं, मरा तो कुछ 20 वाले में कुछ अच्छा निकालेंगे। तो अपन पहले ही उत्तर दे देते, क्या? हाँ, 20 रुपए दिए, वो अच्छा किया। अब हुआ यह कि लोगों की सोच तो ये, उस आदमी का भी सोच विचार कि ये भाई साहब बड़े दिलदार लगते हैं, 200 रुपए दिए। लेकिन अंदर की कहानी क्या है कि जिसने 20 रुपए दिए ना, उसके पास थे ही 20 रुपए। वो सोचे कि चलो आज मैं मेरी सुविधा का त्याग करता हूं, मुझे लगता है इसको ज्यादा चाहिए, ले जा तू, हाँ तेरा काम खत्म कर ले, निकाल ले। और जिसने 200 रुपए दी ना, उसके पास थे तो 2000, कह के पीछे छुड़ाओ नहीं, भगाओ इन्हें, ले 200 ले जा। सोचो क्या हुआ? ये 200 दिए, वो भी खुशी से नहीं। लेकिन हमारी सोच परफेक्शन में किसको अच्छा मान रही है? 200 वाले को। तो आप जिस सिचुएशन, जिस व्यवहार की आप कामना करते हैं, वो परफेक्शन आपकी सोच में हो सकता है, लेकिन सामने वाले की कैपेसिटी में नहीं है। तो क्या दिक्कत है? अगर सामने वाले की कैपेसिटी अगर 200 नहीं 20 रुपए की, और उसने 20 दिए, 20 ही थे और दिए हैं, तो उससे बड़ा आपके लिए क्या होगा? और हमारे जीवन में बहुत प्रसंग ऐसे आते हैं, और वहां हमें जज नहीं करना होता, हमें सपोज करना होता है। क्या सपोज करना होता है? इसने जितना किया, जो किया, अच्छा ही किया होगा। क्या किया होगा? अपन जज नहीं करें, अपन क्या करें? अपन उसी सोच के साथ चले हैं। वो एक्स मान लेना, वहां क्या मान लेना कि अमुक व्यक्ति की एक्स सिचुएशन रही होगी, एक्स क्षमता रही होगी, कुछ एक्स परिस्थिति उसकी रही होगी, और इस कारण से उसने वैसा वो उस तरीके से किया तो कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप अपने घर परिवार का कोई बही खाता निकाल के देखो, तो आपके दादाजी ने आपके बुआ साहब के घर पे जो वो मायरा भरते हैं ना, मायरा भरा होगा 1 लाख रुपए का। आप बोलोगे ले 1 लाख रुपए तो मैं एक पार्टी में खर्च कर देता हूँ। तो दादाजी ने क्या किया? अरे भाई, दादाजी के पास उस समय जितने रुपए पैसे थे उसके हिसाब से 1 लाख 1.25 लाख भी दिए, तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन हम क्या करते हैं? जज में चले जाते। जज नहीं, हम एक सपोज करें, उन्होंने अपनी क्षमता, अपने उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में कुछ बहुत अच्छा ही किया होगा। उपलब्ध संसाधनों में, जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेस थे, अवेलेबल उनके पास कैपिटल या जो कुछ भी स्थिति थी, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा ही किया होगा। मैं क्यों यह बात कहूं कि उन्होंने सही नहीं किया? और हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप जजमेंट या वो परफेक्शन का एक जजमेंट सोच के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो वहां समाधान नहीं, समस्याएं बढ़ती चली जाती है। एक बार एक आदमी, जिसकी पत्नी के साथ कुछ बात हो रही थी, और पत्नी उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारे पिता से परेशान हो चुकी हूँ। क्या हो चुकी हूँ? परेशान हो चुकी हूँ, और अब तुम एक काम करो कि अपने इस बूढ़े बाप को किसी ओल्ड एज होम में, किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, अब मैं यह काम नहीं कर सकती। हाथ खड़े कर दिए। अब वह युवक तो क्या करे? और एक तरफ से कहना चाहिए कि वह तो बस वो धर्म संकट में आ गया, एक डिलेमा था उसके सामने, बाप की करे कि बहू की, वाइफ की माने। अब सोचे कि बात तो कितने दिनों का क्या पता। और कई माँ बाप भी इसमें बोल लेते कि बेटा देख, हमारी तो बिगड़ रही है, तू अपनी क्यों बिगाड़ता है, तू तेरी तो सुधार, एक की बिगड़ेगी, वो अभी भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो बेटे ने व्यवस्था करने की सोची, और कहाँ गया? बाप को लेकर के कहाँ गया? हाँ, वृद्धाश्रम। और कहीं ना कहीं एक शिकायत थी
एक तुलना थी, उसका बाप ने ये किया, उसके बाप ने ये दिया, उसके बाप ने ऐसा बनाया, लेकिन मेरे बाप ने तो किया क्या। और उस बहू की तो और शिकायत कि घर में ये नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, तो क्या काम, छोड़ने चले गए। बस वही जजमेंट और परफेक्शन की एक भूख, एक उस तरह की एक लालसा। अब छोड़ने गया तो अब बेटे की हिम्मत नहीं हुई कि पापा जी को कहां छोड़ा है, वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ा है। उसने क्या किया, बाहर ही पिताजी को अटैची पकड़ाई, वो गाड़ी में बैठा और एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी आगे चलने लगी। इतने में देखता है उसकी वाइफ का फोन आता है। वो वाइफ का फोन देखता है, कॉल जैसे ही तो बात करनी शुरू करता है। तो बोले कि तुम एक काम कर आना, वहां ये पक्का करके आना कि होली दिवाली भी घर पे फोन नहीं आना चाहिए। क्या, वो बाप है लेकिन फोन नहीं कर सकता। बोले कि वहां से कोई समाचार नहीं आने चाहिए, जो भी फीस पेमेंट होगा हम पहुंचा देंगे, जो काम है वो यही करना है, अब घर पे कुछ नहीं होना चाहिए। उस बेटे का विवेक मुझे लगता है उस दिन शायद खत्म हो गया था होगा। वो वापस जाता है उस आश्रम यानी वृद्धाश्रम पर, और जैसे ही देखता है कि उसका बाप तो किसी का आदमी के साथ अच्छे से हंसते खिलते बात कर रहा है, उसने सोचा अगले पापा ने तो गजब कर दिया, मिनटों में दोस्त बना लिया, हंसी खुशी बात कर रहे हैं, हंसी के छल्ले उड़ा रहे, खिलखिलाहट हंस रही। अरे फिर उसने देखा थोड़ी देर इंतजार करता हूं, थोड़ी देर में क्या हुआ, पिता उस आदमी से बात करके अंदर चला गया। अंदर गया तो फिर वह गाड़ी से उतरा, वृद्धाश्रम के अंदर गया और उस आदमी से पूछा कि भैया जिस महोदय से आप अभी बात कर रहे थे, क्या आपके पुराने दोस्त हैं? कि जी हाँ, ये हमारे पुराने मित्र हैं। कि कब से? कि नहीं, पिछले कुछ 40 सालों से ये हमारे मित्र हैं। बोले आपकी मित्रता कैसे हुई? बोले हमारी मित्रता दरअसल ऐसे हुई कि हमारी जो ये संस्था, ये ट्रस्ट है, ये क्या है, 2 विभाग है इसके। एक तो ये ऑर्फेनेज यानी अनाथ आश्रम चलाता है, और एक ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम चलाता है। और ये लगभग 35 साल पहले की बात है कि यही महोदय हमारे अनाथ आश्रम में आए थे और उन्होंने वहां से एक लड़के को गोद लिया था। और तब से मैं इस आदमी को जानता हूं। आप सोचिए, आपके शरीर में भी कुछ कुछ हो रहा होगा। सोचो कि उस युवक ने क्या हो रहा होगा। उसने अब तक क्या किया? जज किया। उसकी वाइफ ने भी बहुत कुछ जज किया होगा, कुछ परफेक्शन चाहा होगा, लेकिन अगर उन्होंने सोचा होता कि कुछ तो अच्छा किया होगा हमारे पिताजी ने, कुछ, और वो एक्स अगर वो सोच लेते, उस तक उनकी सोच जाती, तो मुझे विश्वास है कि वे कभी इस डिसीजन पे तो नहीं पहुंचते कि अपने पिताजी को कहां छोड़ा है। कभी नहीं सोचते। लेकिन ये समस्याएं तब होती है कि जब व्यक्ति जजमेंटल हो जाता है। एक बात का जीवन में हमेशा स्मरण रखना है, हम हमेशा याद रखना, माना कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट। क्या? यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, बट यू गेट व्हाट यू नीड। क्या? बट यू गेट व्हाट यू नीड, कि आपने चाहा वो आपको नहीं भी मिला होगा, लेकिन जो जरूरत आपको थी वह निश्चित रूप से आपको मिला होगा। और कहीं ना कहीं वही मानना, वही समझ लेना, उस बात को अपने भीतर पहुंचा लेना, उतार लेना, हमारे लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। तो जब कभी आप अपने जीवन में कहीं अटक जाएं, किसी रिश्ते को लेकर के, किसी संबंध को लेकर के कहीं उलझन में उलझ जाएं, तो जजमेंट में मत जाना। वह एक कल्पना, वो एक एक्स पुटअप कर लेना कि अरे हाँ, कुछ ना कुछ तो क्षमता से, पैसे से, सोच से, शिक्षा से, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा मेरे साथ सामने वाले व्यक्ति ने किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट करने की मेरे लिए ट्राई की होगी। हालांकि मेरी सोच शायद उस बेस्ट को नहीं समझ पा रही, या उनका बेस्ट मेरे लिए शायद बेस्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी उसे एक समस्या के तौर पर नहीं, न एक दुख के तौर पर नहीं, मैं उसे एक खुशी, एक कृतज्ञता, एक ग्रेटिट्यूड, यानी कि मैं उसे एक कहीं ना कहीं धन्यवाद के भाव से अगर देखूं, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे जीवन में ये एक्स की वैल्यू बहुत क्या रखती है, मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। बस इस एक्स को ढंग से, सही जगह, सही तरीके से पुटअप करने की आप कोशिश करें, और मेरा विश्वास है
कि आपके जीवन का गणित कितना ही उलझा हुआ हो, सुलझ सकता है। बस डू नॉट क्या जज मत करना, और हमेशा ध्यान रखना, आई डू नॉट गेट व्हाट आई वांट बट आई गेट व्हाट आई नीड, कि जो मेरी जरूरत रही है वो मुझे निश्चित रूप से मिला है, और उसके लिए मेरे अंदर एक कृतज्ञता का भाव है, मेरे अंदर एक धन्यवाद का भाव है, और वही धन्यवाद का भाव आपके सुकून, सुख और आनंद का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। कल